Students, welcome to the online class of philosophy. Today I am going to teach you a new chapter of cosmology, Vishwavigyan. The topic is evolution, विकासवाद. आज के वैज्ञानिक युग में नए नए शोध से, नए नए अनुसंधान से सामने आए अत्यधिक समृद्ध वैज्ञानिक सिद्धांतों ने मानव को विकासवाद की ओर आकर्षित किया. प्रति क्षण क्रम में नवीन रूप में बदलता और बढ़ते जाने की प्रक्रिया को विकासवाद, विकास कहा जाता है. पृथ्वी पर प्राणियों, वनस्पतियों आदि का आरंभ बहुत ही सूक्ष्म रूप में हुआ था और धीरे धीरे उसका विकास होने पर वे सब फैलते, बढ़ते और अनेक प्रकार के रंग रूप धारण करते गए. उनकी शक्तियाँ आदि बढ़ती गई और उनके बहुत से भेद विभेद होते गए. अर्थात a general process of change and development. The way in which living things change and develop over millions of years. विकासवाद के अनुसार विश्व का वर्तमान रूप क्रमिक परिवर्तनों का अर्थात विकास का परिणाम है. विश्व परिवर्तनशील है, क्षण प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है. परिवर्तन वास्तविक है, इसलिए विश्व का जो रूप आज है वह एक बारगी उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे एक रूप से दूसरा रूप, दूसरे से तीसरा और इसी प्रकार परिवर्तन होते होते विश्व का वर्तमान रूप सामने आया. इसलिए वर्तमान भूत का परिणाम है. यह क्रिया कभी रुकती नहीं, परिवर्तन हो रहा और होता रहेगा. इसलिए वर्तमान रूप से ही भविष्य रूप विकसित होगा. विकास क्रिया निरंतर चलने वाली क्रिया है. विश्व के सभी पदार्थ विकसित होते हैं. यह पदार्थों का सामान्य लक्षण है. सभी पदार्थों में परिवर्तन एकाएक नहीं होता, बल्कि लगातार होता है. कोई पदार्थ यदि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी दो अवस्थाओं के बीच कोई छुटाव नहीं रहता. विकास क्रम अटूट होता है, बीच में कोई गैप नहीं. यह एक क्रमिक क्रिया है. विकासवाद के अनुसार विश्व की अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से हो रही है. सरल रूप से धीरे धीरे विश्व में जटिलता आ रही है. इस प्रकार संसार की संकुलता बढ़ गई है और क्रम से उसकी उन्नति हुई है. अतः विकासवाद विकास प्रक्रिया को सरल से जटिल रूप की प्रगति मानता है. ऐसा विचार प्राचीन ग्रीक दार्शनिक एम्पीडोक्लस, डिमोक्रिटस आदि का था. आज के कुछ ऐसे विचारक भी हैं जिनके अनुसार विकास क्रम सरल से जटिल और जटिल से सरल रूप की ओर भी अग्रसर होता है. विकासवाद विश्व के पदार्थों में कोई मौलिक भेद नहीं विचारता. एक जाति से दूसरी जाति और उससे उसका कोई अन्य रूप हो जाता है. महान विद्वान डार्विन ने मनुष्य को बंदरों का परिवर्तित या विकसित रूप माना है. इस प्रकार एक ही द्रव्य से सभी का विकास हुआ है, अतः उनमें मौलिक भेद नहीं है.
विकासवाद में सृष्टि किसने की? विकासवाद में सृष्टि किसने की या कैसे हुई, या विश्व का भविष्य का रूप क्या होगा आदि समस्याओं पर विचार नहीं किया जाता। इसमें केवल उस नियम का विचार किया जाता है जिसके अनुसार विश्व का क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। इसलिए विकासवाद एक पद्धति संबंधी विचार है। अब हम विकासवाद की मुख्य विशेषताएं या लक्षण की चर्चा करेंगे। नंबर 1, विकासवाद विश्व को सृष्टिवाद की भांति एक ही बार की उत्पत्ति को नहीं मानता है। विश्व को जिस रूप में हम अभी पाते हैं वह अनेक वर्षों के क्रमिक विकास का परिणाम है। विश्व के सभी पदार्थ सतत परिवर्तनशील है। ये कभी भी नहीं रुकने वाली क्रिया है। वर्तमान में जो कुछ है वह भूतकाल के परिणाम है और भविष्य में भी जो परिवर्तन होगा वह भूतकाल के कारण। दूसरी विशेषता, स्पष्टतः विश्व एवं इसके पदार्थ एक ही प्रकार के नहीं रहते, बल्कि उनमें सतत परिवर्तन होते रहते हैं, अतः उनका स्वरूप भी बदलता रहता है। तीसरी विशेषता देखेंगे, महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के विकास में जो परिवर्तन होते रहते हैं वे अविच्छिन्न कंटिन्यूअस होते हैं, यानी परिवर्तन की भिन्न स्थितियों में कोई गैप, कोई खाई नहीं होती। इसे ही हम प्रोफेसर कंगर के शब्दों में क्रमिक परिवर्तन, सीरियल चेंज कहेंगे। अतः एक स्तर के तत्व एवं दूसरे स्तर के तत्व में कहीं कोई असंबद्धता नहीं है। चौथी विशेषता है, अतः विकास के फलस्वरूप जो विश्व में वैविध्य है उसमें एक अंतर्भूत एकता भी है। पांचवी विशेषता, प्रोफेसर कंगर ने विकास की प्रक्रिया को एकमुखी नहीं माना। पहले के विचारक इस प्रक्रिया को हमेशा सरल से जटिल की ओर जाना मानते थे। यह जटिलता सतत बढ़ती जाती है, परंतु आज के विचारक इस प्रक्रिया को दो मुखी मानते हैं, यानी यह सरल से जटिल एवं जटिल से सरल की ओर भी जाती है। प्राणियों के विकास के इतिहास को देखने से मालूम होता है कि कुछ ऐसे जीव अभी हैं जो अपने पूर्वजों की अपेक्षा बहुत ही सरल हैं। जैसे वर्तमान घोड़े, हॉर्स, घोड़े का पैर अपने पूर्वजों से सरल हो गया है। प्राचीन घोड़े में 5 अंगुलियां होती थी, जबकि आज के घोड़े में सटा हुआ खुर होता है। छठी विशेषता, जीव योनियों में कोई मौलिक भेद नहीं है, क्योंकि सभी एक ही जीव कोष से विकसित हुई हैं। सातवीं विशेषता, जीव योनियों का भेद चिरंतन भी नहीं है। आज की योनि भविष्य में नई योनि को जन्म देकर स्वयं रह भी सकती है या मिट भी सकती है। कहते हैं कि बंदर ही मनुष्य के पूर्वज हैं। अजीब
जीव, अचेतन, चेतन सभी क्रमिक विकास के परिणाम है। 8वीं विशेषता, विकास की प्रक्रिया के लिए ईश्वर को मानना अनिवार्य नहीं है। यह क्रिया कुछ आंतरिक प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। कुछ विचारक ईश्वर को मानते हैं, परंतु दूसरे रूप से, विकास की प्रक्रिया में नियंत्रक या संचालक के रूप में नहीं। 9वीं विशेषता है, विकास की इस प्रक्रिया के संबंध में कुछ विशेषताएं हम पाते हैं। स्पेंसर ने इस संदर्भ में 3 प्रमुख लक्षणों को बताया है। वे है, पहला संयोजन इंटीग्रेशन, दूसरा विभाजन डिफरेंशिएशन एवं तीसरा व्यवस्थापन डिटर्मिनेशन। संयोजन की स्थिति में पहले से जो असंबद्ध है वे संयुक्त होते हैं। पदार्थों का नव निर्माण इसी से शुरू होता है। फिर कालक्रम में इस संयोजन में विभाजन प्रारंभ होता है और अनेकता का जन्म होता है। फिर संयोजन एवं विभाजन की संयुक्त प्रक्रिया से एक व्यवस्थित स्थिति को जन्म देते हैं, जिससे एक नवीन तथ्य का जन्म होता है। इस प्रकार विकास अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर बढ़ता जाता है। उदाहरण स्वरूप, प्राणी को हम जब लें, उनमें संयोजन की क्रिया है, फिर विभाजन की भी क्रिया है, जिससे अब सभी अंग एक दूसरे से भिन्न है। भिन्नता होते हुए भी शरीर पूर्ण रूप से व्यवस्थित है और इसके कार्य सुसंगत रूप से चलते हैं। विश्व प्रक्रिया की ये विशेषताएं स्पेंसर ने बताई है। इसे करीब करीब सभी विकासवादी मानते हैं। भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का संयोग, फिर अन्य तत्वों का विकास और उनमें व्यवस्था करीब करीब इसी विचार के समकक्ष हैं।